हेलो दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 48 जिसमें हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इसके बारे में बात की थी। आज हम चैप्टर नंबर 49 जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले जो मैंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वाली वीडियो डाली है आप उसको ज़रूर देखें, बिकॉज ये दोनों वीडियोस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। और अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से समझ लिया है तो इस वीडियो को आप केवल 30% मेहनत में पूरी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो एज़ यूजुअल इस पूरे चैप्टर को छोटे छोटे सब हेडिंग्स के माध्यम से हम देखेंगे इसके फंक्शंस को, किसको ये रिपोर्ट देता है, इसके पावर्स क्या क्या हैं, कब एक सेपरेट कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स बनाया गया था, है ना। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब NCST ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लाइक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, क्योंकि इसको भी आर्टिकल 338A के तहत, है ना, डायरेक्टली इस्टेब्लिश किया गया है। तो दिस इज़ वाई इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे कमीशंस हैं जो स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, लेकिन इन सारे कमीशन से हट के नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये दोनों ऐसे कमीशंस हैं जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करें तो आपको याद होगा कि लास्ट सेशन में हमने बात की थी 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990 के बारे में। इस अमेंडमेंट के माध्यम से एक नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इन दोनों के लिए एक नेशनल कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन आप जब ध्यान देंगे तो जो शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब हैं, ये दोनों एक दूसरे से जोग्राफिकली और कल्चरली बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। इनके प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अलग अलग हैं। अब ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है, सबसे पहले इस बात को समझिए। देखिए, अगर हम शेड्यूल कास्ट के बारे में देखें तो इनकी ज्योग्राफी अगर आप देखेंगे तो ये हमारे देश के विलेजेस में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे भी हमें शेड्यूल कास्ट देखने को मिलता है। लेकिन जब आप शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करते हैं तो ये जोग्राफिकली आप देखेंगे तो मेनली ये फॉरेस्ट में रहते हैं, राइट। फॉरेस्ट में रहते हैं। फिर इसके बाद अगर हम कल्चरली इन दोनों को डिफरेंट होने की बात करें तो जो शेड्यूल कास्ट है ये हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट है ना। लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं इनके अपने रिचुअल्स होते हैं, इनके अपने कस्टम्स होते हैं, इनके अपने जीने का तरीका होता है। तो ये कल्चरली बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं और ये हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बिल्कुल अलग होते हैं। इनकी अपनी एक सोसाइटी होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये दोनों एक दूसरे से जोग्राफिकली और कल्चरली काफ़ी अलग हैं। इन दोनों के प्रॉब्लम्स भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो गया था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो एक ही कमीशन बनाया गया था, इसको डिवाइड करके दोनों कम्युनिटीज़ के लिए एक अलग अलग कमीशन बनाया जाए। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि 1999 में एक ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री भी क्रिएट की गई थी जो कि शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर और डेवलपमेंट पे फोकस करती थी। तो इन्हीं सारे डेवलपमेंट के चलते हम आगे देखते हैं, आगे चल के इस बात की जब ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस की गई कि एक सेपरेट कमीशन होना चाहिए जो शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर की बात करे, शेड्यूल ट्राइब के डेवलपमेंट की बात करे। तो इन सारी डेवलपमेंट्स के चलते हम देखते हैं 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 आया, जिसने पहले के नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST इसको दो अलग अलग कमीशंस में बाइफरकेट कर दिया और हमें एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब देखने को मिलता है 2004 में, और इसको अंडर आर्टिकल 338A के तहत क्रिएट किया गया। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की तरह NCSC की तरह इसमें भी एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और इसके अलावा 3 अदर मेंबर्स होते हैं। इन सारे मेंबर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है और ये सारे मेंबर्स जो हैं वो 3 साल के लिए अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं। अब ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन ये 2 टर्म से ज़्यादा तक दो टर्म से ज़्यादा ये उस ऑफिस पे नहीं बने रह सकते, यानी कि ये मैक्सिमम 2 बार 2 टाइम्स जो है ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के मेंबर बन सकते हैं। तो ये इसके दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में कुछ बातें थी जो आपको जाननी चाहिए। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की ही तरह इसके फंक्शन जो हैं वो नेशनल शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड होंगे। तो जिस तरीके से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड सारे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करता था, मॉनिटर करता था, वैसे ही जो NCST है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये शेड्यूल ट्राइब के सारे मैटर्स को मॉनिटर करता है, इन्वेस्टिगेट करता है और इन
कम्युनिटीज़ के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफ गार्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और साथ ही साथ एसटीज़ के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं उनको इवैल्यूएट भी करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब शेड्यूल्ड ट्राइब के किसी मेंबर के राइट्स का डेप्रीवेशन होता है या उनके अधिकारों को छीना जाता है, उनके अधिकार का वायलेशन होता है, तो ऐसे स्थिति में भी जो स्पेसिफिक कंप्लेंट होता है उसके बारे में इंक्वायर करता है ये कमीशन। साथ ही साथ आप देखेंगे जो एसटी के कम्युनिटी के लिए सोशियो इकोनॉमिक जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहा है, जो प्लानिंग चल रही है, उसमें ये कमीशन पार्टिसिपेट करता है और एडवाइस करने का काम करता है। ठीक है। इसके साथ साथ ये जो कमीशन है वो प्रेसिडेंट को एनुअली एक रिपोर्ट पेश करता है, और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो एनुअली के अलावा किसी भी टाइम पे इस कमीशन से रिपोर्ट मांग सकता है, और ये रिपोर्ट जो होती है वो उन सारे सेफ गार्ड्स के ऊपर क्या क्या काम हुआ है जो शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है, इससे इसके कॉन्टेक्स्ट में होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट ने अगर एसटीज़ के डेवलपमेंट और एडवांसमेंट के लिए कोई और प्रोटेक्शन या वेलफेयर जैसे फंक्शन इस कमीशन को सौंपा है, तो ये काम भी ये कमीशन करता है। अब ये तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन हो गए, राइट, जो हमने NCSC वाले सेशन में भी देखा था कि इसके दो टाइप के फंक्शंस थे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक एडिशनल। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के भी कुछ अदर फंक्शंस हैं, जैसे ये उन सारे मेजर्स के बारे में बताता है जो आप देखेंगे कि ऐसे एसटीज़ जो फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं तो उनका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इस पे ओनरशिप राइट किस तरीके से होगा, इसके बारे में भी क्या क्या कदम उठाने जाने चाहिए, इसके बारे में ये कमीशन बताता है। यानी कि फॉरेस्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उस प्रोडक्ट पे उस फॉरेस्ट में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब का ओनरशिप हो, इस बात के मेजर्स को सुझाने का काम ये कमीशन करता है। इसके साथ साथ जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका मिनरल रिसोर्सेज पे, उनका वाटर के रिसोर्सेज पे क्या क्या राइट्स हैं और किस तरीके से ये राइट्स उनको दिए जाने चाहिए, इन सब के बारे में मेजर्स को बताता है ये कमीशन। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जब ट्राइबल ग्रुप्स को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के कारण रिप्लेस किया जाता है तो उनका रिलीफ और उनका रिहेबिलिटेशन अच्छे तरीके से हो, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के भी मेजर्स को बताता है ये कमीशन। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ के इन्वॉल्वमेंट को और कोऑपरेशन को मैक्सिमम करने पे भी ये कमीशन जोर देता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़ एक्ट है 1996 का, जिसके तहत जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं उसमें पंचायत के प्रोविज़न को एक्सटेंड करने की बात की गई है। इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को भी किस तरीके से आगे आगे लेके चलना चाहिए, ये कमीशन जो है ये सारे मेजर्स को बताता है। तो ये कुछ अदर फंक्शंस थे जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के रिलेटेड थे। अब इस कमीशन को ये बाउंडेशन है कि ये अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को एनुअली पेश करेगा। ठीक है। अब प्रेसिडेंट क्या करता है, इस कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है कभी कभी इस रिपोर्ट को उस स्टेट के गवर्नर को भी भेजता है, जिस स्टेट का रिलेशन इस रिपोर्ट में जो भी बातें हैं उससे होता है। फिर वो गवर्नर क्या करता है, उस स्टेट के लेजिस्लेचर के सामने इस रिपोर्ट्स को रखवाता है। तो ये दोस्तों रिपोर्ट के बारे में कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब शेड्यूल्ड ट्राइब को अच्छे तरीके से सेफ गार्ड करने के लिए जब इस कमीशन को बनाया गया तो इस कमीशन को कुछ पावर्स भी दिए जाने ज़रूरी थे। तो इस कमीशन के पास क्या क्या पावर्स हैं, आइए हम बात करते हैं। अब ये पावर्स जो हैं ये बिल्कुल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की तरह बिल्कुल सिमिलर है। जैसे आप देखेंगे कि जिस तरीके से शेड्यूल्ड कास्ट वाले कमीशन के पास अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करने का पावर था, उसी तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब्स से जो रिलेटेड नेशनल कमीशन है उसके पास भी अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करने की पावर है। इसके साथ साथ इस कमीशन के पास सिविल कोर्ट की भी पावर है कुछ मामलों में। अब ये मामले कौन कौन से हैं, ये सारे सेम, माफ़ कीजिएगा, ये सारे मामले सेम हैं जो हमने NCSC वाले यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वाले चैप्टर में देखा था। जैसे किसी भी पर्सन को समन करना जब उनका अटेंडेंस को इन्फोर्स करना हो, है ना, किसी डॉक्यूमेंट के डिस्कवरी और प्रोडक्शन को रिक्वायर करने के केसेस में ये सिविल कोर्ट की तरह इसके पास पावर आ जाते हैं। साथ ही साथ किसी पब्लिक रिकॉर्ड को अगर मंगाना हो किसी कोर्ट से या किसी ऑफिस से, तो ऐसी स्थिति में भी उसके पास सिविल कोर्ट जैसे पावर आ जाते हैं। साथ ही साथ किसी विटनेस या डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन के लिए समन इशू करना हो, तो ऐसे केसेस में भी ये कमीशन जो है वो सिविल कोर्ट की पावर को एंजॉय करता है। इसके अलावा आप देखेंगे जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड मैटर्स पे कोई भी पॉलिसी बनाती है तो वो इस कमीशन के साथ कंसल्ट करती है। तो ये कुछ पावर्स हैं जो इस कमीशन को दिए गए। तो इस तरीके से दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब वाले चैप्टर में जो भी ज़रूरी बातें थी मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसके PDF के लिए दोस्तों
आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह मेरे कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।